नमस्कार दोस्तों। 35% एलडीसी कोटे के तहत कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन जबलपुर में किया गया था, जिसके पेपर को सॉल्व करने के लिए और शेयर किया है श्री चंदन प्रसाद प्रजापति, कौशल बामने, ब्रिजेश यादव, आशीष चतुर्वेदी ने। ये जो एग्ज़ाम हुआ कंडक्ट किया गया था वो 9 जनवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न हैं वो 110 हैं, जिसमें से 100 को सॉल्व करना है और ये नेगेटिव मार्किंग के साथ है। तो 2 घंटे के टाइम शेड्यूल के साथ सॉल्व करेंगे और चलिए हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसा है। वैसे देखने से लगता है काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन की काफ़ी संभावनाएँ बनी रहेंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एज़ पर SOPEST यानी कि सोपेस्ट भी पढ़ सकते हैं, हु इज़ ऑथराइज्ड टू इश्यू NOC फॉर पासपोर्ट फॉर नॉन गज़टेड रेलवे एम्प्लॉई कर सकते हैं। ठीक है, सोपेस्ट के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारी को पासपोर्ट की एनओसी देने के लिए मंडल में कौन सक्षम है, अधिकारी है। तो सीनियर डीपीओ फुल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविजनल एम्प्लॉय विथ प्रियोर विजिलेंस एंड डीआर क्लियरेंस। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज नॉट इन ट्रेनिंग इनिशिएटिव। कौन एक प्रशिक्षण पहल नहीं है। तो पहला है प्रोजेक्ट सक्षम, दूसरा है मिशन सत्यनिष्ठ, तीसरा है मिशन कर्मयोगी एंड डी इज नन ऑफ द एबव। तो प्रोजेक्ट सक्षम जो है वो कंप्रेसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एनहांस इफिशिएंसी ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो इस हिसाब से ये एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। ओके। दूसरा है मिशन सत्यनिष्ठ, ए प्रोग्राम ऑन एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस वाज लॉन्च रिसेंटली बाय द इंडियन रेलवे। तो ये भी एक मिशन है, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का वो है करप्शन को इरेक्ट करने के लिए, करप्शन को उन्मूलन करने के लिए एक सत्यनिष्ठा, एक ये है, क्या बोलते हैं उसकी, हमारी जो इंटीग्रिटी होती है उसको एक शपथ के द्वारा इसको ये किया जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वही सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो कंटेंट कोर्स है, और आई गॉट डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, आई गॉट। ठीक है, आई गॉट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जहाँ पे कंटेंट भी है, कोर्स भी है, आप सब ये कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो रेलवे में भी लागू है, और ये सिविल सर्विस के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट। कौन सा चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं है। उम्मीद, CTSE, सी है RELHS एंड डी इज NTES। NTS ही हमारा सही आंसर होगा। NTS जो है वो जो है वो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। आपको पता ही है CST जो है वो है आपका,
केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आप जानते ही हैं, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड होता है, और आरएलएचएस होता है रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो ये सब हैं, आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक्सपेंड आर आर एस के जो है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, बी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पे। हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर लेवल 6 ग्रेड पे 4200 रुपीज। 4200 जीपी लेवल 6 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा है, सीनियर डीपीओ सर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जेएजी अधिकारी जो होते हैं वो इसके लिए सही ऑप्शन रहता है। ठीक है, जेजी ऑफिसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव सीसीए टू मैरिड डॉटर। विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कौन सक्षम पदाधिकारी है? ऑप्शन ए है महाप्रबंधक जीएम, बी है प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पीसीपीओ, सी डीआरएम यानी कि मंडल रेल प्रबंधक, और डी एडीआरएम यानी कि अपर मंडल रेल प्रबंधक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वही इसका सही आंसर होगा, और मेरा ऐसा मानना है कि आप आरबी नंबर 70/2014 2014 आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन ZRUCC लेटर यू स्टैंड फॉर। ZRUCC में यू शब्द का क्या मतलब है? यू शब्द का मतलब जो है वो ये है यूजर्स। इसके अंदर जो होता है, आप जब JRUCC जब आप पढ़ेंगे तो ये जोनल, ठीक है, जोनल रेलवे यूजर्स। कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। रोस्टर फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैज हाउ मेनी पॉइंट्स? विकलांगता आरक्षण हेतु रोस्टर कितने पॉइंट के बनाया जाता है? तो ये 100 पॉइंट के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। कैट वेयर फॉर्म अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास्ड ऑन। कैट का गठन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत किया गया था। तो एक्चुअली क्या है, 1 नवंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, कैट बेसिकली जो है ये एक शब्द है
ट्रिब्यूनल यानी कि कैसे इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। और ट्रिब्यूनल जो शब्द है, जो जो अधिकरण जिसको बोलते हैं, एक एक न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। और ट्रिब्यूनल शब्द जो है वो ट्रिब्यून से बना है। और ये जो एक्चुअली ट्रिब्यून शब्द जो है, ये रोमन शाही गणराज्य और उसके अंतर्गत जो एक अधिकारी होता था उससे लिया गया है, जो कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी की कार्रवाई से नागरिकों की सुरक्षा करता था, वो ट्रिब्यून्स कहलाता था। ठीक है। तो कैट की जो है वो 18 बेंचेज हैं, जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों की मुख्य न्यायपीठों में हैं और 2 एक अलग-अलग जगह पे हैं, जैसे जयपुर और लखनऊ में संचालित होती हैं। 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कैट की 18वीं खंडपीठ का ये किया था, उद्घाटन किया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत ही वर्ष 1985 में इसका गठन किया गया था। 1 नवंबर 1985 को किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है या फिर 65 वर्ष के, जो भी पहले होगा वो इसका होगा। और इसके प्रमुख जो पीठ है वो है दिल्ली में, नई दिल्ली भी कह सकते हैं। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मंजुला दास करके हैं, जो 12 सितंबर 2022 तक के लिए रिक्रूटेड हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैट के इतने पॉइंट काफ़ी हैं, और इस तरह के पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट किसी एग्जाम के लिए ये आपको काम आए। ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड, निम्न में से किस में क्रिस शामिल नहीं है? आई पास, HRMS, उम्मीद, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन उम्मीद है, एक्चुअली ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें रेल टेल की काफ़ी भूमिका है, और इसमें क्रिस की कोई भूमिका नहीं है। आई पास जानते ही हैं, इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है, ये क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। HRMS जो है वो भी उसी के द्वारा डेवलप किया गया है। उम्मीद वाज लॉन्च इन 5 अप्रैल 2019 बाय CRP, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे की प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट इज द कंपनसेशन अमाउंट गिवन टू लैंड यूजर्स अफेक्टेड बाय लैंड एक्विजिशन फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स? RB 193/2019 रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भू अधिग्रहण द्वारा प्रभावित भूधारक को मुआवजा राशि कितनी होगी? तो ये 5 लाख रुपए की राशि है। सिंपल सा सवाल है। और पहले क्या है कि पहले लोगों को नौकरियां दी जाती थी, जिसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। केवल 5 लाख रुपए दी जाएंगे, और ये अगर किसी लैंड की जो है जो उसकी जो स्वामित्व है, वो ओनरशिप है, अगर वो 2 लोगों के बीच में है, तो उसका जो 5 लाख का जो रुपया है वो 2 पार्ट में किया जाएगा, लेकिन लैंड की जो क्या बोलेंगे उसको, रेशियो जो होगा स्वामित्व का, ओनरशिप का, उसके हिसाब से बांटे जाएंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द ई ऑफिस इज डिजाइन एंड डेवलप बाय निक। ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक सिस्टम किसके द्वारा ये ऑफिस डिजाइन और विकसित किया गया है? तो निक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स बोलते हैं, सेंटर है वो, उसके द्वारा किया गया है। इसने बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इस पे ये काम करती है। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। फॉलोइंग इज द मेंबर पोस्ट इन बोर्ड। बोर्ड में निम्न सदस्य है, कौन है? तो एक्चुअली मेंबर इंफ्रा है, ये हमारे बोर्ड मेंबर हैं, और ये मेरे ख्याल से उनका नाम है संजीव मित्तल। ठीक है। संजीव मित्तल जो नाम है इनका, तो यही हमारे लिए ऑप्शन है, मेंबर इंफ्रा। ठीक है। स्टोर को डिलीट कर दिया गया था। मेंबर HR स्टाफ जो है, मेंबर स्टाफ जिसको बोलते हैं, HR यहाँ लिखा है, वो भी समाप्त कर दिया गया है, और ये चेयरमैन के पास चला गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन
टू एन ऑफिसर, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देश सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? तो 6 फुल सेट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बाकी चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ये पता चल जाएगा कि ये ग्रुप सी के लिए है। ठीक है, ग्रुप सी और डी के लिए। डी तो रहा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप सी वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इन केस ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप सी स्टाफ वेयर इनिशियली ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब व्हेन विल बी विल द प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट। नए भर्ती ग्रुप सी कर्मचारियों के मामले में जहां प्रारंभिक प्रशिक्षण निर्धारित है, परीक्षा अवधि कब शुरू होगी? तो इसमें ऐसा है कि प्रशिक्षण सफल समापन के बाद जब वो ड्यूटी रिज्यूम करते हैं ना, तो वो वहां से उनकी प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होती है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 काफी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग विच रेफरेंस टू चार्टर कमिटमेंट्स ऑन एस्टेब्लिशमेंट एज पर आरबी नंबर 157 बाय 2017। ठीक है, स्थापना संबंधी प्रतिबद्धताओं के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट चार्टर है जिसका हमको पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। इसमें एक दो क्वेश्चन हैं जिनका पहले भी जवाब दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे हम मैच करेंगे। ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम यानी कि शिकायत निवारण के लिए है ना, वो 30 दिन का है, ये सीपी ग्राम वगैरह के लिए। डिस्पोजल ऑफ SF11 जो है, SF11 माइनर पेनल्टी होता है और माइनर पेनल्टी के लिए 31 दिन का समय निर्धारित किया गया है। दैट मीन्स आप अगर मैच कराएंगे तो यहाँ से कुछ आपको इस तरह मिलेगा 31 डेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब चार्टर को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्पोजल ऑफ SF11 कहीं नहीं दिया गया है। माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी में 150 डेज है और माइनर में जो है वो 31 डेज है। पीएफ सेक्शन जो है, सेक्शन ऑफ पीएफ जो है वो 7 डेज का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। सीजीए जो है और डिविजनल लेवल पे वो 90 डेज है, 60 डेज एंड 30 डेज का रेशियो अगर हेडक्वार्टर लेवल पे है तो उसके हिसाब से है। दैट मीन्स आपका रेडिएशन जो है वो यहाँ पे इस तरह बन जाएगा। तो अब हमको देखना है कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन एक में एक तो है, ठीक है, नहीं, ऑप्शन एक में 3 को देखते हैं, 3, 4, उसके बाद 2 और 1। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हमारा बनता है। ठीक है, यही सही आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सीसीएल में बी ग्रांटेड फॉर पीरियड लेस देन 5 डेज एट ए टाइम। 5 दिन से कम अवधि के लिए सीसीएल प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकमैन इन रेलवेज। रेलवे में ट्रैकमैन का चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? तो उनका चिकित्सा वर्गीकरण B1 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फॉर क्लेमिंग हॉस्टल सब्सिडी व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रेसिडेंस एंड हॉस्टल। छात्र सब्सिडी का दावा करने के लिए निवास और छात्रावास के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एज पर SOP व्हाट इज द मैक्सिमम अवार्ड which can be sanctioned by PCPO for all non-gazetted staff and officer up to JAG। SOP के अनुसार प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों और जूनियर स्केल के अधिकारियों के लिए अधिकतम राशि, पुरस्कार की राशि क्या दी जा सकती है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि पहले अराजपत्रित के लिए पूछा जा रहा है और जूनियर स्केल के लिए बाद में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले गेजेटेड के लिए है और बाद में ऑप्शन नॉन गेजेटेड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है वो ऑप्शन डी निकल के आता है, और 3000 फॉर गेजेटेड एंड 2000 फॉर नॉन गेजेटेड। ओके, यही सही आंसर होगा क्योंकि गेजेटेड के लिए जो है
वो 3,000 रुपये ही हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि गज़टेड के लिए 3,000 रुपये हो और ऑप्शन जो है वो नॉन गज़टेड के लिए 5,000, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट होगी वो पहले गज़टेड। तो आप भी इसमें बताइए, अगर आप चाहें तो इसे मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारा आंसर जो है डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 21। Select the category under vertical and horizontal reservation for recruitment in Indian Railway. भारतीय रेलवे में भर्ती के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत श्रेणी का चयन करें। पहला है शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। 4 नंबर पे है पीडब्ल्यूबीडी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। एंड 5 पे है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। एंड 6 पे है एक्स सर्विसमैन। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एस टी, एस सी, ओ बी सी ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है? और हॉरिजॉन्टल भी पी डब्ल्यू डी, बी डी और ई एक्स एम ये सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे मैं इसे रोकता हूँ और एक जगह लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक DFCCL का एक ये है नोटिफिकेशन, इसके उसको मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। यहाँ वर्टिकल रिजर्वेशन है। देखिए, यहाँ पे यूआर आएगा पहले, फिर उसके बाद एससी आएगा, एसटी आएगा, ओबीसी आएगा और ईडब्ल्यूएस। ये वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें पीडब्ल्यूबी यानी कि पर्सन विथ बेंच मार्क ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद एक सर्विसमैन आएगा। तो हमने जो ऑप्शन चूज किया अभी उस पे ही बेस इसको हम देखते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये सही है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है ज्वाइनिंग टाइम फॉर ट्रांसफर बियॉन्ड 2000 किलोमीटर इज। तो एक्चुअली क्या है, आपको पता ही है कि मोर देन 2000 किलोमीटर 15 डेज जो है वो मिलता है। लेकिन अगर कोई बाई एयर जाते हैं तो उनको 12 डेज मिलता है। ठीक है? 10,000 और लेस जो हैं वो 10 डेज मिलते हैं। 1000, सॉरी, 10,000 नहीं, 1000 किलोमीटर और लेस इज 10 डेज। मोर देन 1000 किलोमीटर एंड लेस देन 2000 किलोमीटर इज 12 डेज। ओके? तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ पे कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, तो आप पूरी अच्छी तरह से समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। इन सीपी ग्राम लेटर पी स्टैंड फॉर। तो सीपी ग्राम का जो है वो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ए जो ऑप्शन है वो पब्लिक इज द राइट आंसर। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ओएस के एग्जामिनेशन और एपीओ के एग्जामिनेशन और जो एसीएम, चाहे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें से सवाल आएंगे। तो प्लान हेड को याद कर लेना काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। प्लान हेड जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड और एचआरडी से रिलेटेड है, वो प्लान हेड जो है वो 65 है। ठीक है? ये सही इसका आंसर है। प्लान हेड नंबर 17 जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है? और 52 जो भी इंपॉर्टेंट है, ये है पैसेंजर एमिनिटी से। ठीक है? पैसेंजर एमिनिटी से है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 पे। कंसीडर फ्लोइंग पेयर्स और सही जोड़ा बनाए। तो सही जोड़ा बना देखते हैं। IREPS फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग विभाग के लिए ऐसा नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। IRPSM
फॉर वर्क्स प्रोग्राम ये सही लग रहा है, और IRCEP फॉर प्रोक्यूरमेंट तो ये गलत है। देखो ये यहाँ पे जो है वर्ड IREPS जो होता है वो एक्चुअली होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। दैट मीन्स ये स्टोर से रिलेटेड है, ठीक है, स्टोर से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा। IRPSM जो होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सेंक्शन मैनेजमेंट, एक वेब पोर्टल है, एप्लीकेशन है जो वर्क्स प्रोग्राम, पिंक बुक और आदि की छपाई के लिए, और जोनल रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट है उन सब के लिए जो है कि आप कुछ भी वो कर सकते हैं, तो ये सही है। और ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि IR CEP हो जाता है जो ये एक्चुअली है इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग पोर्टल, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जो एक संस्था है, आप समझ लें कि आप ट्रैक से लेके सारा कुछ जो एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं, उसके लिए ये है। ये खरीदारी करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अगर ये स्टोर से रिलेटेड होता तो खरीदारी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर ऑल ऑफ द अबव थ्री अगर कहेंगे आपको दिखे तो आप उसे मारें, तो वो गलत हो जाता। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ओनली जो है वो 2 नंबर होगा, यानी कि ओनली 2, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर फॉलोइंग पेयर, सही जोड़ा बनाएं। ई दृष्टि इनिशिएटिव फॉर आई हेल्थ, ई दृष्टि नित्य स्वास्थ्य के लिए पहल है, ये गलत है। ई दृष्टि जो है एक डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड कैसे है, क्योंकि आप जब मेरे ख्याल से वीके यादव सर थे, विनोद कुमार यादव सर, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया था, और इसमें ऐसा था कि अ, एक ही जगह सब कुछ उनको दिखता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। ये ऑफिसरों के लिए स्पेशली है, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी क्या क्या पेंडिंग है और क्या क्या हो गए हैं कामकाज। जैसे कि अगर किसी का पेमेंट बाकी है, कितने टेंडर ओपन होना बाकी है, या इसी तरह मतलब वो एक ही जगह सब उनको दिख जाएगा। ये एक तरह का डैशबोर्ड फॉर इंडियन रेलवे था, ठीक है। रहा क्वेश्चन ऑप्शन 2 नंबर है श्रमिक कल्याण फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ये मुझे सही है लगता है, क्योंकि श्रमिक कल्याण जो पोर्टल बनाया गया था और एक्चुअली रेलवे के वर्कर जो होते हैं, ठेका वर्कर होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि न्यूनतम मजदूरी का जो वेतनमान है, जो 18,000 रुपये हैं, वो उनको मिल रहा है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए 100% उसके प्रावधान जो है न्यूनतम मजदूरी वेतन के, उनको लागू करने के लिए श्रमिक कल्याण पोर्टल बनाया गया था। तो ये सही है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर जो पहले ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो अपना प्रोफाइल बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो ठेका वर्कर जो हैं, उनके लिए डिटेल्स जो होता है वो उस पोर्टल पे वो ऐड करता है, और उसके बाद वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसका रेलवे बोर्ड रिव्यू करते रहता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उनको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये है। रेल समन्वय भी एक पोर्टल है जहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं, तो ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 और 3 केवल सही लग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखेंगे। Who has the power to alter recorded date of birth of Group C employee? ग्रुप सी कर्मचारी की दर्ज जन्म तिथि को बदलने की शक्ति किसके पास है? तो एक्चुअली क्या है, वो है तो जीएम के पास, ठीक है। रिगार्डिंग अल्टरनेशन इन रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ इन ग्रुप सी एंड डी implies GM may be redelegate their power under rule number 225 RI to their CPOs, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम ऑप्शन डी को देखेंगे और यही हमारा सही आंसर होगा। पीसीपीओ जो है उनके पास ये चला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे आ गए हैं।
What will be additional increase in pension after 90 years but less than 95 years? तो 90 और 95 के बीच में 40% मिलता है, ठीक है। और ठीक है, इन दोनों के बीच में 50% मिलता है, और इससे ऊपर जाएंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कई वीडियो में बताया है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा। अदरवाइज आप किसी पुराने वीडियो को देखें, और इसमें अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दें तो पुराने वीडियोस से आए हुए क्वेश्चन को रिपीटेशन मिला हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 को देखते हैं। कंपैशनेट अलाउंस कैन नॉट बी गिवन मोर देन 2/3 ऑफ द पेंशन और ग्रेजुटी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुकंपा भत्ता पेंशन या ग्रेजुटी का 2/3 से अधिक नहीं दिया जा सकता है, एकदम सही बात है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि इसे आपको बनाना पड़ेगा, तो बनाइए और देखिए। व्हाट will be normal basic family pension for employee retiring in 30 नवंबर 2021 को अगर रिटायर हो रहा है, तो विथ बेसिक पे ऑफ रुपीज 36,500 एंड द क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये मूल पारिवारिक पेंशन के बारे में पूछ रहा है आपसे, सामान्य मूल पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन में होता क्या है, इनको आपको 30% मिलता है, ठीक है। 30% आपको देगा जो नॉर्मल पेंशन है, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप बनाने जाओ तो कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ बनाते हैं। 3,600 36,500 इंटू 30/100, तो ये कट गए, ये कट गए। अब बच गए यहाँ पे 3, 5, 2, 3 15, 9, ओके 33910। तो ये इतना अमाउंट आएगा जो ऑप्शन बी में है, ठीक है। क्योंकि अगर 50% हो जाता तो ये नॉर्मल पेंशन हो जाता, लेकिन पारिवारिक पेंशन में कितने मिलते हैं, 30% मिलते हैं, तो उसके हिसाब से इसका 30% निकाल दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। व्हाट विल बी द रिटायरमेंट ग्रेजुटी फॉर एम्प्लॉय रिटायरिंग 30 November 2021 with the basic of 36,500 rupees and the qualifying service is 30 years with the current DA rate of 31%। तो ये कह रहा है कि मूल वेतन 36,500 रुपये और 30 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा के साथ 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के लिए 31% महंगाई भत्ते की दर से सेवानिवृत्ति की ग्रेजुटी क्या होगी, ठीक है। तो जो ये 31% का डीए मिला है, ये हमको मिला है 1/7/2021 से, ठीक है। तो ये भी सही है। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है रिटायरमेंट इक्वल टू लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है। यहाँ पे इनटू होगा बाय क्वालिफाइंग सर्विस बाय 2, ठीक है। तो लास्ट बेसिक पे जो है वो है 36,000 सॉरी 500 प्लस डीए जो है वो है आपका 31%, तो उस हिसाब से हो जाएगा 11,315, ठीक है। और फिर
जोड़ने पे आ जाएगा 47,815 इंटू 30/2। क्वालिफाइंग सर्विस इसने 30 साल की हुई है, तो इस हिसाब से ये यहाँ पे 15 आ जाएगा। अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो 7,17,225 आएगा, जो इसका सही आंसर है। दैट मीन्स इसका आंसर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। चलिए इसको करते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस टायर 1 अकाउंट इज इंक्रीज टू। एनपीएस टायर 1 के खाते में केंद्र सरकार का योगदान बढ़ा दिया गया है, तो ये 14% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 14% के साथ इसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो 31 जनवरी 2019 के अनुसार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनहांस द एम्प्लॉयर share of the contribution for central government NPS subscriber from 10 to 14%। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अब एनपीएस जो है वो एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है, तो इस हिसाब से आज की डेट के हिसाब से जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 पे आ गए हैं। प्रेम मीटिंग फ्रीक्वेंसी इन डिवीजन इज हाउ मेनी इन ए ईयर। मंडल में एक वर्ष में प्रेम की बैठक कितनी बार होती है? तो एक वर्ष में जो है वो 4 बार होती है, और ये 3 महीने की फ्रीक्वेंसी पे होती है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली आप ये समझ लें कि 4 टाइम्स इन ईयर। ठीक है, दैट मीन्स वंस इन 3 मंथ हो गया। ठीक है, तो ये इसका है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन टू एसबीएफ एज पर एमसी मास्टर सर्कुलर नंबर 4 अपडेटेड सितंबर 2019। सितंबर 19 में अद्यतन एमसी नंबर 4 के अनुसार एसबीएफ में प्रति योगदान कितना है? तो 800 रुपये है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 को देखते हैं। विच इज नॉट ए ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। तो सीपी ग्राम है, तो सीपी ग्राम होता है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दैट मीन्स ये तो आपका एक पोर्टल है। ठीक है, निवारण भी एक पोर्टल है, और रेल मदद जो है ये भी एक पोर्टल है, क्योंकि ये रेल मदद का टैगलाइन ही है, रेल मदद फॉर इंक्वायरी असिस्टेंट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। दैट मीन्स ये तीनों ही है। निवारण इज द प्लेटफॉर्म for resolution of service related grievances for serving employee, and for yeah, for former railway employee also। तो निवारण जो है वो रिटायर्ड और जो ऑन गोइंग एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा ना, ये मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल रिलेटेड टू मेडिकल फैसिलिटीज। तो देखिए सिंपल सा बात है, आई पास तो इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है। उम्मीद जो है वो हमारा जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। एचआरएमएस जो है वो हमारे दूसरी चीज़ से हैं, आप समझ लें, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पास से रिलेटेड है, एपीआर है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, चलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चलते हैं। आफ्टर बेसनेस चार्ज अगेंस्ट इंक्वायरी ऑफिसर केस इज पुट अप
2 जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगने के बाद प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है, तो रिवाइजरी अथॉरिटी को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 पे आ गए हैं। अनुभव पोर्टल इज रिलेटेड टू, अनुभव पोर्टल किससे संबंधित है? तो 2015 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था और ये जो पेंशनर होते हैं ना उनके लिए है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से पीएम मोदी ने ही इनको लॉन्च किया था, तो आई डोंट थिंक, आप भी सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। विच कंडक्ट रूल इज रिगार्डिंग डाउरी, दहेज के संबंध में कौन सा आचरण नियम है? तो 13A जो है ना वो डाउरी से रिलेटेड है, 13 जो है वो है गिफ्ट से रिलेटेड। जो आप देख सकते हैं जो 15 नंबर है वो निजी व्यापार और नौकरी से रिलेटेड है। ठीक है, और 15A जो है वो सरकारी आवास को जो रेंट पे देते हैं उससे रिलेटेड है। 16 जो है वो पूंजी लगाना, उधार देना और उधार लेना, इससे रिलेटेड है। 22 है नस्ली पदार्थों के सेवन और नस्ली औषधियों का सेवन से रिलेटेड है। 22A जो है वो 14 ईयर्स से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर लगाने से प्रतिबंध देने के लिए लगाया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 पे आ गए हैं। रिकमेंडेशन इज परमिटेड फॉर हाउ many months on double the flat rate of license fee after 2 month normal license fee period। 2 महीने की सामान्य लाइसेंस शुल्क अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क के दोगुने दर पर कितने महीने के लिए रेलवे आवास रोकने की अनुमति है? तो ये जो है वो 6 महीने के लिए है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आफ्टर फेलिंग इन ट्रेड टेस्ट व्हेन कैन एन एम्प्लॉय अपीयर फॉर ट्रेड टेस्ट अगेन, व्यवसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट में असफल होने पर पुनः कब परीक्षा में बैठ सकते हैं? तो 6 महीने के पश्चात ऐसा वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ लिखा है कि आफ्टर एन एम्प्लॉय फेल इन द ट्रेड टेस्ट कैन बी टेस्टेड अगेन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ अर्लियर ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सीजीए फॉर विडो इज, तो इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। और अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कोई योग्यता नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनके लिए कुछ 5-6 जो हैं पोस्ट जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं, जैसे पानी वाला है, या फिर जो वेटिंग हॉल के वगैरह होते हैं उनके लिए है, फिर पीडब्ल्यूआई और आईओडब्ल्यू वगैरह में जो खलासी होते हैं उनके लिए है। इसी तरह मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्ट को रिजर्व कर दिया गया है, तो आप वो भी जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड फॉर एपीआर जनरेशन, एपीआर भरने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? तो 3 महीने की है, न्यूनतम अवधि 3 महीने की है, ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS इज एंटाइटल फॉर विच पास, रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त किस पास के हकदार हैं? तो फर्स्ट क्लास ए पास के हकदार हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी पास के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो ये तीनों जो है ड्यूटी पास हैं और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इनको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि गोल्ड पास के लिए लेवल 16 और 17 लेवल के अधिकारी होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से 17 लेवल के ही अधिकारी होते हैं, जो हमारा सीआरबी वाला ग्रुप है उसके अंदर ही ये और मेंबर्स ऑफ स्टाफ के लिए है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है मेटल पास के लिए, तो हमारा जो मानना है वो फर्स्ट क्लास ए पास जो होते हैं वो प्रिविलेज पास के लिए ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि ट्रेनिंग अलाउंस इन सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ग्रुप ए ऑफिसर इज हाउ मच ऑफ द बेसिक, तो ये 24% के करीब होता है और यही सही इसका आंसर है। ग्रुप ए अधिकारियों के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण भत्ता मूल वेतन का कितना परसेंट है? 24% है, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आरबी नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसके लिए आरबी नंबर भी एक बार निकला था, मुझे ध्यान है क्या आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट रिजिग्नेशन ऑफ ग्रुप ए जूनियर स्किल ऑफिसर, तो जूनियर स्किल ऑफिसर जो है
उसके लिए जीएम इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बात यहाँ पे समझने जैसा है कि आप यूं समझ लें कि अप टू सीनियर स्केल, ठीक है, ये जो है वो जीएम करते हैं। ठीक है, और जेजी एंड एबोव जो है वो रेलवे बोर्ड करता है। ठीक है, तो ये मैंने कई वीडियोज़ में बताया है, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आई होप कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 48 पे आ गए हैं। ए रेलवे एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर AILTC सरेंडर शुड सरेंडर डैश फॉर कैलेंडर ईयर। AILTC का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष के लिए डैश समर्पण करना चाहिए। तो सुविधा पास की सभी सीटों को समर्पण करना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए। यही इसके लिए सही आंसर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आप किसी भी विषय में आप रिएक्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से जो मेरा सही लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। ड्यूरिंग इंटायर सर्विस रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लीव इनकेसमेंट। तो पूरी सेवा के दौरान रेल सेवक को कितनी बार छुट्टी नकदीकरण की अनुमति है? तो 6 टाइम है, और ये ब्लॉक अभी चल रहा है, वो सितंबर 2022 तक चलेगा। तो अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 50। एक्सपेंड रील, एक्चुअली रील बोला जाता है, रील का विस्तार कीजिए। ये एक्चुअली वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, चलिए और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर रेलवे, सॉरी एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों के लिए जो चिकित्सा का वर्गीकरण है वो A1 है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है विच कंडक्ट रूल डील्स विथ प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। कौन सा आचरण नियम कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित हो? तो 3C है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है रूल 15 ऑफ द कंडक्ट रूल डील्स विद द। आचरण नियम का नियम 15 संबंधित है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि दहेज जो है वो 13A है। ठीक है, 13A है। उपहार जो है वो 13 है, और ये जो है ये 15 है, जो हमारा सही आंसर है। प्राइवेट ट्रेड्स है, ठीक है, निजी व्यापार और नौकरी से रिलेटेड है। क्रिटिसिज्म और गवर्नमेंट जो है ये रूल नंबर 9 से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं और 5 को देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ DR 1968 डील्स विद द सस्पेंशन। DR 1968 का कौन सा भाग निलंबन से रिलेटेड है? तो देखिए एक्चुअली क्या है, समझने जैसा है। पार्ट 1 जो है वो जनरल है, इसमें डिफिनेशन वगैरह सब है। तो जनरल है। पार्ट 4 जो है वो सस्पेंशन से रिलेटेड है। नहीं, पार्ट 2 सस्पेंशन से रिलेटेड है, ये आंसर होना चाहिए। तो पार्ट 2 सस्पेंशन से रिलेटेड। ठीक है,
अब बच गया पार्ट थ्री। पार्ट थ्री जो है वो पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। और पार्ट फोर जो है ये किससे रिलेटेड है? मेरे ख्याल से पार्ट फोर होना चाहिए प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर फॉर imposing penalties। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए पेनल्टीज। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इतना काफी है आपके लिए जानना। सॉरी। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 54 काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आगे रिपीट किए जाने की संभावना है। तो ये पांचों सॉरी, ये जो चार दिख रहे हैं आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे पांचवा भी होता है, पार्ट फाइव जो है वो अपील से रिलेटेड है। फाइव जो है वो अपील से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, और इसके किसी बार देखेंगे, इसके अंदर काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए है डीआर के अंदर। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को कंक्लूड करेंगे सॉल्व करके। अंडर डीआर रूल 1968 विच रूल डील्स विद द डिस्पेंस टू इंक्वायरी। डीआर नियम 1968 के कौन सा पैरा जांच से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 55 है, इसके अंदर आप ऑप्शन डायरेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है रूल नंबर 13 जो है वो कॉमन प्रोसीडिंग से स्टार्ट है। ठीक है, कॉमन प्रोसीडिंग से स्टार्ट है, तो इस हिसाब से 13 तो नहीं होगा। रूल नंबर 9 है प्रोसीजर ऑफ इम्प्रिजिंग ऑफ मेजर पेनल्टी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मेजर पेनल्टी से रिलेटेड है। ये जो नंबर है 10, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 14 जो है वो स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टन केसेस जो है। ठीक है, रूल नंबर 14। और नंबर 30 ये जो आपका 10 दिख रहा है वो एक्शन ऑन द इंक्वायरी ये रिपोर्ट्स है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस वीडियो तक बने रहें, आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अमेजिंग हैं। आप एक विशेष तरह के इंसान हैं जो आप लास्ट तक बने हुए रहें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है हमारा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं और आपको थैंक्स बोलते हैं कि इस वीडियो के अंत तक आए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज शेयर करना एक इम्पोर्टेंट हैबिट है जो करते रहना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।